Warahmatullahi wabarakatuh. Dear student, and today we are going to start the next topic of class 10th, which is mechanism of breathing. Mechanism of breathing. Mechanism of breathing. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि ब्रीदिंग क्या होती है। हमने इसकी डेफिनेशन और इसकी एक्सप्लेनेशन को देखा था। आज हम मैकेनिज़्म को देखेंगे कि ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है ये होता कैसे है। तो मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग, तो ज़रा मैं डेफिनेशन को रिवाइज़ कर देता हूँ। ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग मीन्स एक फ़िज़िकल प्रोसेस है, फ़िज़िकल बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन ऑफ एयर। द फिजिकल and biological process of inspiration and expiration of air is called breathing। ऐसा एक प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एनिमल्स के अंदर ये होता है, जिसमें क्या होता है जी, हवा का अंदर आती है, ठीक है, ऑक्सीजन एनरिच जो एयर है उसका अंदर आना, और कार्बन डाइऑक्साइड एनरिच एयर का हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उससे बाहर निकलना, ये क्या कहलाता है जी, ब्रीदिंग कहलाता है। तो मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग में ब्रीदिंग को हम दो स्टेप में स्टडी करते हैं। पहला जो मरहला है हमारे पास वो है जी इंस्पायरेशन, और दूसरा जो मरहला है वो क्या है जी, एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन कहते हैं इनटेक ऑफ एयर इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो उसके अंदर ऑक्सीजन रिच एयर का, हमें पता है कि जो एटमॉस्फेरिक जो एयर है उसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 21% होती है। तो ये ऑक्सीजन इन रिच एयर का हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक तक जाना, रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी लंग्स तक पहुंचना, ये क्या कहलाता है जी, इंस्पायरेशन कहलाता है। इट इज़ ए एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ये एक क्या है जी, एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस का क्या मतलब है कि ये जो प्रोसेस होता है इसमें एटीपी की सूरत में एनर्जी क्या होती है जी, यूज़ होती है। इंस्पायरेशन यानी व्हेन एवर वी इनटेक द एयर इनटू आवर लंग्स या इनटू आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट इज़ ए एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव मीन्स कंट्रक्शन ऑफ मसल्स, कंट्रक्शन ऑफ मसल्स। और आप लोगों ने पढ़ा है कि जब कभी भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उनकी कॉन्ट्रैक्शन के लिए एटीपी के हाइड्रोलिसिस से एनर्जी रिलीज़ होती है, जिससे ये मसल क्या होते हैं जी, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसी तरह एक्सपायरेशन इज़ द रिलीजिंग ऑफ एयर आउटसाइड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारा जो निज़ाम तनफ़ुस है उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो एयर है, हमें पता है कि जब हमारी बॉडी के जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या बनती है जी, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड जो कि मेटाबॉलिक वेस्ट है, ब्लड इसको वापस लंग्स तक लेके आता है, और वहाँ से ये जो होती है वो क्या होती है जी, इसका बाहर जो निकलना है वो क्या कहलाता है, एक्सपायरेशन कहलाता है। तो एक्सपायरेशन इज़ ए पैसिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस का क्या मतलब है, इसमें मस्कुलर रिलैक्सेशन होती है। जो मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं जी, रिलैक्स होते हैं, लिहाजा ये क्या है जी, पैसिव प्रोसेस है। इसमें कोई एनर्जी यूज़ नहीं होती। देयर इज़ नो हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन, वाइल द इंस्पायरेशन इज़ ए एक्टिव प्रोसेस। तो ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से या जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें से आ सकता है कि वाई इंस्पायरेशन इज़ ए एक्टिव प्रोसेस एंड एक्सपायरेशन इज़ ए पैसिव प्रोसेस। तो मैंने अभी आपको बताया कि इंस्पायरेशन है क्या है, कि इनटेक ऑफ एयर इनटू आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ कॉल्ड इंस्पायरेशन। इट इज़ ए एक्टिव प्रोसेस बिकॉज इट इन्वॉल्व द कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स। इसमें मसल्स की कंट्रैक्शंस होती है, और कंट्रैक्शन ऑफ मसल के लिए हाइड्रोलिसिस ऑफ
एटीपी ज़रूरी होता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी का मतलब है ब्रेकिंग ऑफ एटीपी। और आपको पता है इसके जो हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं एटीपी के अंदर, 2 हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं जिनको पाई बॉन्ड भी कहा जाता है, विच कंटेन 7.3 किलो कैलोरीज। इतनी ज़्यादा एनर्जी इसके अंदर मौजूद होती है। और ये जो एनर्जी होती है इट इज़ यूटिलाइज फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स। और जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो इंस्पायरेशन होती है, इनटेक ऑफ एयर होता है। और एक्सपायरेशन इज़ अ पैसिव प्रोसेस बिकॉज इट इन्वॉल्व द रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। इट इन्वॉल्व द रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। इसमें क्या होता है जी, मसल्स रिलैक्स होते हैं और मसल के रिलैक्सेशन के दौरान कोई एनर्जी यूज़ नहीं होती। तो अब हम इनका मैकेनिज़्म देखते हैं कि हाउ द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन टेक प्लेस। तो ब्रीदिंग कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स। उसमें हमारे पास जो पहला स्टेप है जी वो क्या है, इंस्पायरेशन है, इंस्पायरेशन। ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि ब्रीदिंग के दौरान कौन कौन से पार्ट हेल्पफुल होते हैं। तो सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं जी मेडुला ऑब्लंगेटा, जो कि कंट्रोल करता है, कंट्रोलिंग सेंटर है, ब्रीदिंग के मैकेनिज़्म को कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो सेकंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास वो है जी रिब्स। और रिब्स के साथ ख़ास किस्म के मसल्स होते हैं जिनको क्या कहा जाता है जी, इंटरकॉस्टल मसल्स। और थर्ड वन हमारे पास क्या है जी, डूम शेप्ड डायाफ्राम। तो ये जो हैं ये 3 इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं या इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं जो कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में इंतहाई इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। तो इंस्पायरेशन में क्या होता है जी, इनटेक ऑफ एयर। और कौन सी एयर, ऑक्सीजन इनरिच एयर, जिसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा हो, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इन रिच एयर का रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आना ये क्या कहलाता है जी, इंस्पायरेशन कहलाता है। इनटेक ऑफ एयर इनटू रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हवा का आना ये क्या कहलाता है, इंस्पायरेशन कहलाता है। अब इंस्पायरेशन में होता क्या है कि इसी तरह सबसे पहले जो है मेडुला ऑब्लंगेटा जो है, मेडुला ऑब्लंगेटा जो है वो इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करता है। ये क्या है जी, ब्रीदिंग सेंटर है। ये मैसेज भेजेगा किसको, इंटरकॉस्टल मसल को, इंटरकॉस्टल मसल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं ये जो है ये हमारे क्या है जी, थोरेसिक कैविटी है। थोरेसिक कैविटी इज़ कवर्ड बाय रिब्स। इस पर क्या होती हैं जी, रिब्स होती हैं। और नीचे से डूम शेप क्या होता है जी, डायाफ्राम होता है। अब रिब्स के दरमियान में क्या होते हैं जी, मसल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं जी, इंटरकॉस्टल मसल कहते हैं। इसी तरह डूम शेप की जो प्रेफरी, जो डायाफ्राम है, इसकी प्रेफरी पर ख़ास किस्म के मसल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं जी, हेल्पफुल होते हैं किस में, इंस्पायरेशन में। तो अब ज़रा मैकेनिज़्म ऑफ इंस्पायरेशन को हम देख लेते हैं। सबसे पहले मेडुला ऑब्लंगेटा क्या करेगा, मैसेज भेजेगा। और ये मैसेज क्या होगा, कंट्रैक्शन का मैसेज होगा। कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स का क्या होगा जी, मैसेज होगा। ये मैसेज भेजेगा किसको, इंटरकॉस्टल मसल्स, जो कि रिब्स के ऊपर क्या होता है जी, ख़ास किस्म के मसल्स होते हैं जिनको इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। और किसको जी, डूम शेप्ड डायाफ्राम को। अब इससे होगा क्या कि आपके पास जब रिब्स के इंटरकॉस्टल मसल क्या होंगे जी, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो रिब्स जो होंगी वो क्या हो जाएंगी जी, अपवर्ड क्या करेंगी, मूव करेंगी, आउटवर्ड मूव करेंगी। तो रिब्स जो होंगी वो क्या होगी जी, अपवर्ड्स, ठीक है। और
आउटवर्ड्स मूव कर जाएंगी। और जब आपके पास डूम शेप जो डायाफ्राम है उसके जो पेरिफेरी पे जो मसल्स हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो डूम शेप जो मसल्स होगी वो क्या होगी जी, डाउनवर्ड्स क्या करेगी, मूव करेगी। जिससे होगा क्या कि हमारे पास जो थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी कहते हैं बॉडी के अंदर स्पेस जहाँ पे विसरल आर्गन पाए जाते हैं उस जगह को क्या कहते हैं जी, कैविटी। इसको चेस्ट कैविटी भी कहते हैं। तो चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा जी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा जी, प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर क्या हो जाएगा जी, ये दोनों मसल क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। फर्स्ट अगर हम इसको देखें तो पहला जो इवेंट्स होता है इंस्पायरेशन के दौरान उनमें सबसे पहले क्या है जी, मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है वो मैसेज भेजता है कि इसको इंटरकॉस्टल मसल्स ऑफ रिब्स और डूम शेप जो डायाफ्राम है उसके मसल्स को, तो ये क्या हो जाते हैं जी, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होता है जी, जो हमारे पास थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम जो होता है वो क्या हो जाता है जी, बढ़ जाता है। थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम बढ़ने की वजह से जो दूसरी चीज़ होती है, जो हमारे लंग्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं जी, एक्सपेंड हो जाते हैं, एक्सपेंड। ठीक है, ये जो लंग्स होते हैं इनको रिब्स ने क्या किया हो जाता है, कवर किया होता है, फोर्स के साथ उसको क्या किया होता है जी, सपोर्ट किया होता है। नीचे से डायाफ्राम ने उसको सपोर्ट किया होता है। तो जो ही ठीक है मैसेज आया ब्रेन से, मेडुला ऑब्लिंगेटा से कि रिब्स के मसल्स, इंटरकॉस्टल जो मसल हैं वो उनको कॉन्ट्रैक्ट होना है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो रिब्स जो होती हैं वो बाहर को आ जाती हैं, ठीक है। और ये नीचे से जो डूम शेप जो मसल होता है, डायाफ्राम के जो मसल्स होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट होने से डायाफ्राम नीचे चला जाता है। तो यूँ जो होता है थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है और इससे लंग्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं जी, एक्सपेंड हो जाते हैं। मींस लंग्स का भी वॉल्यूम क्या हो जाता है जी, इंक्रीज़ हो जाता है। अब वॉल्यूम इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है जी, प्रेशर जो होता है, प्रेशर इनसाइड दी लंग्स जो होता है वो क्या हो जाता है जी, डिक्रीज़ हो जाता है। अब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ने से आपको पता है वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो वॉल्यूम ज़्यादा हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो यूँ एक प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होता है बिटवीन द लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। और ठीक है, आप ये जो प्रेशर कम होता है ये -2 से लेकर -5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ये इतना कम होता है, ठीक है। हाउ मच द प्रेशर डिक्रीज, द प्रेशर डिक्रीजेज इन द लंग्स बाय -2 टू -5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। और यूँ आपके पास एक क्या बनता है जी, प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होता है बिटवीन द लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। और इससे होता क्या है कि जो एयर होती है, एयर रशेस इनसाइड दी लंग्स। तो यूँ हमने इंस्पायरेशन देखा कि इंस्पायरेशन में सबसे पहले जो है कि हमारे पास ब्रेन का मेडुला ऑब्लिंगेटा एक पार्ट है जो कि ब्रीदिंग के मैकेनिज़्म को कंट्रोल करता है। तो इनहेलेशन के दौरान ये जो है ये मैसेज भेजता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स का, इंटरकॉस्टल मसल को वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो रिब्स आउटवर्ड और अपवर्ड मूव करती हैं। और फिर उसी दौरान डायाफ्राम के जो पेरिफेरी पे जो मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं जी, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो डायाफ्राम जो है वो डाउनवर्ड मूव कर जाती है। अब डायाफ्राम के डाउनवर्ड मूव करने से और रिब्स के अपवर्ड मूव करने से जो थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ने की वजह से जो लंग्स होते हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं, यानी उनको रिब्स और डायाफ्राम ने फोर्सफुली क्या किया होता है जी, पकड़ा होता है, उनको सपोर्ट किया होता है। जब रिब्स ऊपर को मूव करती हैं, डायाफ्राम लोअर की साइड मूव करता है, तो उससे होता क्या है कि जो आपके लंग्स होते हैं उनका जो एक्सपेंशन होती है जिससे वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब वॉल्यूम बढ़ने की वजह से लंग्स में जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। ये तकरीबन कितना कम होता है, -2 से लेकर -5 मिलीमीटर और मर्करी जो है ये कम हो जाता है। तो यूँ प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होती है लंग्स और एटमॉस्फेयर में। लंग्स में कम होता है, एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज़्यादा होता है, तो यूँ एयर क्या होती है जी, रश इन होती है,
इनटू योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इस तरह इंस्पायरेशन क्या होती है जी, कंप्लीट होती है। अब हम देखेंगे जी एक्सपायरेशन। तो एक्सपायरेशन में भी इसी तरह के सारे यही 2-3 पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, रिब्स के इंटरकॉस्टल मसल्स और इसी तरह मेडोला ऑब्लंगेटा और डूम शेप जो आपका डायाफ्राम है, ये तीनों पार्ट क्या करते हैं जी, इसमें हिस्सा लेते हैं। तो व्हाट इज़ एक्सपायरेशन? एक्सपायरेशन क्या है जी, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन रिच एयर, कार्बन डाइऑक्साइड इन रिच एयर आउटसाइड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उससे कार्बन डाइऑक्साइड इन रिच एयर का बाहर निकलना, ये क्या कहलाता है जी, एक्सपायरेशन कहलाता है। अब मैकेनिज़्म ऑफ एक्सपायरेशन में फिर वही है कि मेडुला ऑब्लंगेटा जो है ये क्या करता है जी, मैसेज भेजता है किसको जी, वही 2 मसल्स हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स जो कि रिब्स के ऊपर पाए जाते हैं, रिब्स के दरमियान में पाए जाते हैं, और दूसरे कौन से हैं जी, डूम शेप मसल्स ऑफ डूम शेप डायाफ्राम। लेकिन अब की बार ये मैसेज आता है रिलैक्सेशन का, रिलैक्सेशन। तो जब ये क्या होता है जी, एज सुन एज द मैसेज अराइज फ्रॉम द मेडुला ऑब्लंगेटा, जो इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं जी, रिलैक्स होते हैं, ठीक है, जिससे जो रिब्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं जी, वो वापस क्या हो जाती हैं जी, डाउनवर्ड्स और इनवर्ड्स मूव करती हैं, और आपके पास ये जो डायाफ्राम है ये वापस अपनी डूम शेप में आ जाता है। अब होता क्या है देखो कि रिब्स जो कि क्या थी जी, जो कि कॉन्ट्रैक्शन के दौरान आउटवर्ड मूव कर गई थी, ये क्या होंगी जी, डाउनवर्ड मूव करेंगी, और जो डायाफ्राम है वो वापस नीचे से क्या होगा जी, डूम शेप पोजीशन में आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, जो थोरेसिक कैविटी है तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट में हमारे पास क्या होगा जी, मस्कुलर क्या हो जाएगी जी, रिलैक्सेशन। मसल्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं जी, रिलैक्स होते हैं। जब ये रिलैक्स होते हैं तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल जब इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स होते हैं तो जो रिब्स होती हैं वो क्या होती हैं जी, अब डाउनवर्ड्स क्या करती हैं जी, मूव करती हैं, और जो आपके पास डायाफ्राम है ये क्या करता है जी, अपवर्ड मूव करता है। डायाफ्राम जो है ये अपवर्ड क्या करता है जी, मूव करता है। अब ज़रा गौर से देखना कि रिब्स का डाउनवर्ड मूव करने से और डायाफ्राम के अपवर्ड मूव करने से क्या होगा जी, जो थोरेसिक कैविटी है उसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा जी, वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब वॉल्यूम कम होने से क्या होगा जी, हमारे जो लंग्स होंगे, लंग्स का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लंग्स का वॉल्यूम कम होने से प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। अब क्या हुआ है कि दिमाग से मैसेज आया है कि इंटरकॉस्टल मसल को क्या होना है जी, रिलैक्स होना है। जब ये रिलैक्स होंगे तो रिब्स जो होंगी ये वापस नीचे अपनी पोजीशन पे आ जाएंगी, और जो डायाफ्राम था जो कि फ्लैटन हुआ था कंट्रैक्शन के दौरान वो वापस अपनी डूम शेप पे आ जाएगा, जिससे क्या होगा, रिब्स के डाउनवर्ड मूव करने से और डायाफ्राम के अपवर्ड मूव करने से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ठीक है, इसी तरह लंग्स क्या हो जाएंगे, दोबारा से फोर्सफुली कंट्रैक्ट हो जाएंगे, उनका वॉल्यूम भी कम होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। और इस तरह एक प्रेशर ग्रेडियंट क्या होगी जी, डेवलप होगी, जिससे क्या होगा जी, जो एयर होगी वो तेज़ी के साथ क्या होगी जी, रशेज आउटसाइड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये हमने आज देखा है जी मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग, जो कि हमने आज पढ़ा है कि ब्रीदिंग कहते हैं जी, प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर इज़ कॉल्ड ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग 2 स्टेप में इसको हम स्टडी करते हैं, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन कहते हैं जी इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इन रिच एयर इनटू आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम,
और इसके हमने देखा मैकेनिज़्म कैसे होता है, इसके दौरान कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले मैसेज आता है इंटरकॉस्टल मसल्स ऑफ रिब्स, जो कि रिब्स के दरमियान में होते हैं, और डूम शेप जो डायाफ्राम है उसके जो मसल्स होते हैं पेरिफेरी पे, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। रिब्स अपवर्ड मूव करती हैं, आउटवर्ड मूव करती हैं, और डायाफ्राम फ्लैटन होके लोअरवर्ड मूव करता है, डाउनवर्ड मूव करता है। तो इससे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ जाता है पहले इवेंट्स में, ठीक है। फिर उसके बाद लंग्स का वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ जाता है और प्रेशर कम हो जाता है, और यूँ एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है जो कि किसका सबब बनता है कि एयर का इनसाइड द लंग्स से आउटसाइड द लंग्स से एयर के इनसाइड आने का क्या करता है जी, काज बनता है। इसी तरह एक्सपायरेशन में क्या होता है जी, मैसेज आता है रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स का मेडुला ऑब्लंगेटा से, और ये मसल्स यही इंटरकॉस्टल मसल ऑफ रिब्स जब रिलैक्स होते हैं तो रिब्स डाउनवर्ड मूव करती हैं। डूम शेप डायफ्राम के जो मसल जब रिलैक्स होंगे तो ये वापस अपनी डूम शेप पे आ जाएगा। तो यूँ क्या होगा जी, एक फोर्स डेवलप होगी जिसकी वजह से थोरेसिक कैविटी और लंग्स का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा और प्रेशर बढ़ जाएगा। ये इतना बढ़ेगा कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा। तो यूँ क्या होगा, एयर तेज़ी के साथ बाहर को रिलीज़ हो जाएगी। तो इस तरह हम इनहेलेशन के दौरान क्या करते हैं जी, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं मोस्टली, और जो एक्सहेल्ड एयर होती है उसके अंदर मोस्टली क्या होती है जी, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। अल्लाह हाफिज़।